हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज ट्रांसलेशन, है ना। अब तक अपन ने क्या क्या देखा, मतलब कंटिन्यूअस स्टोरी की अगर बात करोगे तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए थोड़ा अलग पार्ट हो गया, है ना। उसका ट्रांसक्रिप्शन से कोई लेना देना नहीं है। मतलब डीएनए खुला है, ट्रांसक्रिप्शन के वक्त तो वो वैसे भी खुला हुआ ही रहेगा, उसके बिना ट्रांसक्रिप्शन कर कैसे पाओगे। जब डीएनए क्रोमोसोम्स के फॉर्म में पैक्ड रहेगा तो उसको रीड थोड़ी कर पाएंगे अपन, तो वो, है ना। और इवन इंटरफेस में भी मैंने तुमको बताया था कि वो 30 नैनोमीटर भी नहीं बल्कि 10 नैनोमीटर फाइबर वाले फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कि उसको पटपट खोल के अपन पढ़ सके। तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए वो एक पार्ट है चैप्टर का, लेकिन अपनी जो स्टोरी चल रही है, पहले अपन ने डीएनए का स्ट्रक्चर देखा, फिर डीएनए से आरएनए कैसे बनता है वो देखा। उस स्टोरी में अपने को पैकेजिंग ऑफ डीएनए से मतलब नहीं है, बराबर है ना। तो डीएनए का स्ट्रक्चर भी क्लियर है अपने को, एंड आई होप ट्रांसक्रिप्शन भी क्लियर है अपने को। किसी ने मेरे को डाउट तो पूछा नहीं है, तो मैं ऐसा आशा करता हूं कि अपने को ट्रांसक्रिप्शन की कंसेप्ट क्लियर है। अब अपन बढ़ेंगे ट्रांसलेशन की तरफ। ट्रांसलेशन मतलब ट्रांसक्रिप्शन से डीएनए को पढ़ के जो आरएनए बनाया गया है, डीएनए को पढ़ के जो आरएनए बनाया गया है, उस आरएनए को भेजना है साइटोप्लाज्म में। क्यों भेजना है साइटोप्लाज्म में? क्योंकि राइबोसोम साइटोप्लाज्म में है, ठीक है, इसलिए अपने को उसको साइटोप्लाज्म में भेजना है। साइटोप्लाज्म में जाने के बाद राइबोसोम्स उस एमआरएनए के ऊपर अटैच होंगे। मैसेंजर आरएनए अपन उसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो डीएनए से मैसेज लेकर जा रहा है ना। और फिर उसके ऊपर जो कोडॉन्स है उसको रीड करके एप्रोप्रिएट अमीनो एसिड्स को चिपकाया जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो बर्ड्स आई व्यू अगर अपन ने ट्रांसलेशन का देखा, बर्ड्स आई व्यू मतलब ऊपर से एकदम, ठीक है, डीप में नहीं, डिटेल में नहीं, पास आके नहीं, बर्ड्स आई व्यू। तो बर्ड्स आई व्यू अगर अपन ने देखा तो ट्रांसलेशन में क्या होगा, पहले मैं तुमको रिक्वायरमेंट्स बता देता हूं ट्रांसलेशन की। तो ट्रांसलेशन में क्या होगा, सबसे पहली चीज तो ये होगी ट्रांसलेशन में कि डिपेंडिंग ऑन द कोडॉन्स यानी क्या, डिपेंडिंग ऑन द ट्रिपलेट कोडॉन्स मतलब क्या, एक कोडॉन मतलब ग्रुप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स नहीं, न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स नहीं, न्यूक्लियोटाइड्स, क्योंकि अपन अभी आरएनए की बात कर रहे हैं। डिपेंडिंग ऑन द ट्रिपलेट कोडॉन्स, एप्रोप्रिएट, ठीक है, एप्रोप्रिएट अमीनो एसिड्स आर अरेंज्ड। अरेंज मतलब सिर्फ वैसे अरेंज नहीं करके रखते ना, उनके बीच में केमिकल बॉन्ड भी बनाते हैं, मतलब ज्वाइन भी कर लेते हैं उनको एक दूसरे को, है ना। एप्रोप्रिएट अमीनो एसिड्स आर ज्वाइंड with each other to form a polypeptide, ठीक है, बाय राइबोसोम्स, ठीक है, एकदम सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें अपने को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, तो इसमें सबसे पहले एक चीज याद रखना कि द आरएनए विच इज रेड, उस आरएनए को जिसको पढ़ा जाता है, इज कॉल्ड मैसेंजर आरएनए, वही जो अपन ने ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ा, इज कॉल्ड मैसेंजर आरएनए।
ठीक है। अनदर वर्ड नहीं लिखता हूं, तुम फालतू कंफ्यूज करोगे, सीधा लिखता हूं मैं। आरएनए इज ऑल्सो फाउंड इनसाइड राइबोसोम्स, उसको अपन बोलेंगे आरआरएनए। आर स्टैंड्स फॉर राइबोसोमल आरएनए। ये अपने को पता है, राइबोसोमल आरएनए अपन ने सेल बायोलॉजी में मैंने तुमको ट्रिक भी बताई थी, डिवाइडेड बाय 2 - 2। अगर 50s सब यूनिट की बात कर रहे हैं तो 50 डिवाइडेड बाय 2 25, -2 23, तो उसमें 23s आरआरएनए रहेगा। याद है, सेल बायोलॉजी के वक्त बताया था। तो आरएनए इज ऑल्सो फाउंड इनसाइड राइबोसोम्स, इसको अपन बोलेंगे आरआरएनए। ये जो आरआरएनए है ना, द आरआरएनए इज व्हाट catalyzes the joining of 2 amino acids। यार मैं कितने ऐसे एकदम बच्चों वाली इंग्लिश में लिख रहा हूँ देखो, ताकि तुमको कुछ समझ में आने में गड़बड़ ना हो। डायरेक्टली पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं लिख रहा हूँ, जॉइनिंग ऑफ 2 अमीनो एसिड्स। एक्चुअल में 12th वाले स्टूडेंट्स को ऐसे बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, सीधा बोल देने का कि द आरआरएनए इज व्हाट या इज दैट विच कैटलाइजेस पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। लेकिन मेरे को तुम पे भरोसा नहीं है, जैसा मैं बार बार बोलते रहता हूँ। तुम तो वीडियोस भी देखते नहीं हो रेगुलरली, डाउट पूछते नहीं हो, पढ़ाई लिखाई से अपना कोई संबंध ही नहीं है, ऐसा लगता है मेरे को कभी कभी। इसलिए मैं इतना एकदम सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। इसमें भी अगर कुछ नहीं समझा होगा तो प्लीज 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 आस्क मी क्वेरीज, शर्माओ मत, डरो मत, ठीक है। और कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, अभी क्या टेंशन है, ऑफलाइन तो है नहीं अभी, इतने में तो शुरू होने नहीं वाला है, ऑनलाइन ही चल रहा है, देख लेंगे, ये सब मत करो, पूछते चलो। आरएनए इज ऑल्सो फाउंड इनसाइड राइबोसोम्स, द आरआरएनए, इसको आरआरएनए बोलेंगे, इज व्हाट कैटलाइजेस द joining of 2 amino acids, hence rRNA is a ribozyme। राइबोजाइम मैंने क्या, मैंने स्नर्प्स के वक्त बताया था। स्मॉल न्यूक्लियोटाइड, क्या नाम था उसका, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए प्लस प्रोटीन्स, स्नर्प्स, स्प्लाइसियोसोम्स, है ना, उसमें भी राइबोजाइम था, ये भी राइबोजाइम है। पूरे बायोलॉजी में सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स है राइबोजाइम के। वन ऑफ द 2 राइबोजाइम्स इन बायोलॉजी, पूरे बायोलॉजी की बात कर रहा हूं मैं। पूरे बायोलॉजी में अपने को 2 ही जगह पर राइबोजाइम्स दिखते हैं, दैट इज एक तो वो स्नर्प्स के वहां पर और दूसरा यहां पर अटैचमेंट ऑफ अमीनो एसिड करने वाला। तो आरआरएनए का क्या फंक्शन है वो भी समझ गया। एमआरएनए का फंक्शन तो अपने को पता ही है, कोडॉन्स एमआरएनए के ऊपर ही रहेंगे, एमआरएनए के ऊपर नहीं रहेंगे, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स पे नाइट्रोजनस बेसेस तो लगे हुए रहते ही है, और न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे के साथ अटैच होके ही न्यूक्लिक एसिड बनता है, फिर वो आरएनए रहे या डीएनए रहे। तो बस वो न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस मतलब ही नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस। तो आरएनए के ऊपर डीएनए के ऊपर जीन्स रहते हैं, या आरएनए के ऊपर जीन्स रहते हैं, या आरएनए के ऊपर कोडॉन्स रहते हैं, डीएनए के ऊपर कोडोजन रहता है, ऐसा कोई भी टर्म ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, उसके ऊपर नहीं है वो। एक बार का अगर मैंने बोला ना कि एनसीईआरटी के ऊपर लिखा हुआ है तो भी चल जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी यानी कागज है और उसके ऊपर अपन ने इंक से प्रिंट किया है सही में, तो वो तो भी एक बार ग्रामेटिकली साइंटिफिकली करेक्ट रहेगा वो स्टेटमेंट। अगर मैंने बोला कि एनसीईआरटी के ऊपर लिखा हुआ है, अपन एनसीईआरटी को डीएनए कंसिडर करते हैं और उसके जो चैप्टर्स है उसको जीन कंसिडर करते हैं, है ना। जितने पोर्शन में एनसीईआरटी के प्लांट किंगडम की इंफॉर्मेशन है उतने पोर्शन को अपन प्लांट किंगडम का चैप्टर बोलते हैं। वैसे इतने बड़े डीएनए पे जितने रीजन में इंसुलिन की इंफॉर्मेशन है, इंसुलिन कैसे बनवाने का, डीएनए के उतने रीजन को अपन इंसुलिन का जीन बोलते हैं। तो अपन एनसीईआरटी से कंपेयर करते हैं ना उसको। तो अगर मैंने बोला कि एनसीईआरटी पे प्लांट किंगडम लिखा हुआ है तो एक बार का वो तो भी साइंटिफिकली सही हो जाएगा, सही में कागज पे इंक से लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि डीएनए पे जीन है, आरएनए पे जीन है, आरएनए पे कोडॉन है, तो वो तो साइंटिफिकली गलत हो जाएगा, क्योंकि आरएनए पे कोडॉन नहीं है, आरएनए मतलब ही कोडॉन्स का एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट, न्यूक्लियोटाइड्स का एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से अटैच होते जाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में, और उसकी जो लंबी चेन बनती है उस लंबी चेन को ही अपन आरएनए या डीएनए बोलते हैं। लेकिन मेरे को पता नहीं, मेरे को
फिर ग्रामेटिकली क्या बोलने का आई डोंट नो, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि आरएनए पे कोडॉन होते हैं। लेकिन भावनाओं को समझो, वो 10वीं में जो अपन पढ़ते हैं क्रोमोसोम्स पे ऐसे डॉट 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 रहते हैं और वो डॉट डॉट यानी जीन्स रहते हैं, ऐसा कुछ तो भी पढ़ाते हैं 10वीं में। अरे क्रोमोसोम पे जीन्स रहते हैं, ये सेंटेंस का कोई लॉजिक ही नहीं है। डीएनए पे जीन्स रहते हैं, इसका भी कोई लॉजिक नहीं है। डीएनए मतलब क्या है, तो बहुत सारी जीन्स एक साथ प्रेजेंट है, बस एक लंबा पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, उसको अपन डीएनए बोल रहे हैं। और वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड रैंडम नहीं बना है, उसमें कुछ मीनिंगफुल पोर्शन है जो मीनिंगफुली अटैच्ड है एक दूसरे को, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स, और कुछ रैंडमली ऐसे डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स अटैच्ड है जिनको अपन जंक डीएनए बोलते हैं। वो सब मिलाकर जो पूरा का पूरा पॉलीमर है उसको अपन डीएनए बोल रहे हैं। डीएनए पे जीन है, ये कौन सा लॉजिक है? डीएनए पे जीन है, यही स्टेटमेंट मेरे को ग्रामेटिकली सही नहीं लग रहा है, साइंटिफिकली सही नहीं लग रहा है। क्रोमोसोम पे जीन है, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है। लेकिन मैं भी बोलता हूं ऐसा कि क्रोमोसोम 6 पे लेट अस अज्यूम की हीमोग्लोबिन का जीन होगा, ऐसा मैं बोलता हूं ना सेल डिवीजन पढ़ाते वक्त। यार वो बोलने की बात है, उस पे जीन नहीं है। जीन कोई अलग चीज नहीं है डीएनए से या क्रोमोसोम से, है ना। डीएनए मतलब ही न्यूक्लियोटाइड्स का अरेंजमेंट। न्यूक्लियोटाइड्स जब एक दूसरे को अटैच होते हैं तो उससे डीएनए बनता है, सॉरी डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड जब अटैच होते हैं तो डीएनए बनता है, न्यूक्लियोटाइड जब अटैच होते हैं तो आरएनए बनता है। और उसका मीनिंगफुल अरेंजमेंट मतलब जीन, बस। समझ में आ रही है ना बात? ठीक है। तो एमआरएनए पे इंफॉर्मेशन है बोलना गलत है, एमआरएनए का अरेंजमेंट मतलब ही इंफॉर्मेशन है। ठीक है। तो एमआरएनए क्या कर रहा है? एमआरएनए कोडॉन्स कैरी कर रहा है, ये अमीनो एसिड को कौन से सीक्वेंस में लगाने का ये बता रहा है। इन अमीनो एसिड्स को एक दूसरे के साथ अटैच करना, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करना, मतलब पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करना दो अमीनो एसिड्स के बीच में, ये काम कौन कर रहा है? तो आरआरएनए कर रहा है। इट इज वन ऑफ द 2 राइबोजाइम्स इन बायोलॉजी। दूसरा राइबोजाइम का एग्जाम्पल था स्नर्प्स, बराबर है। और एक तीसरे प्रकार का आरएनए रहता है, इसको बोलते हैं टीआरएनए। भाई मेरे को एक सीधी सीधी बात बताओ तुम लोग, एक सिंपल तुमको लॉजिक बताता हूँ कि तुम बहुत बड़े आर्किटेक्ट बन गए, अगर मतलब तुम लोग आर्किटेक्ट नहीं बनने वाले हो, तुम लोग डॉक्टर बनने वाले हो, तुम्हारा कोई दोस्त, तुम्हारा भाई बहन कोई आर्किटेक्ट बन गया बहुत बड़ा, उसने पूरा प्लान बनाया कि इधर ऐसी दीवार खड़ा करूंगा, इधर ऐसी दीवार रहेगी, इधर छत रहेगी, इधर ये रहेगा, इधर वो रहेगा। लेकिन वो सब करने के लिए उसको अगर ईंटें पत्थर नहीं मिले तो वो कैसे वो बिल्डिंग खड़ी कर पाएगा? उन 2 ईंटों को जोड़ने के लिए उसने सीमेंट का भी बंदोबस्त कर लिया, कहां पर कौन सी दीवार बनाने की इसका इंफॉर्मेशन भी है उसके पास, पर ईंटें लानी तो पड़ेगी ना उसके लिए। ठीक है। तो एमआरएनए मतलब कैसे अरेंजमेंट करने का, पहले कौन सा अमीनो एसिड फिर कौन सा अमीनो एसिड, उसका मैप है ना, उसकी इंफॉर्मेशन वो अपने पास अवेलेबल है। वो ईंटों को मतलब अमीनो एसिड्स को जोड़ने के लिए जो सीमेंट लगता है, मतलब पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, उसको कैटालाइज करने के लिए अपने पास आरआरएनए भी है। अरे लेकिन अमीनो एसिड्स के बिना तो प्रोटीन बना ही नहीं पाओगे, सबसे मेन तो अमीनो एसिड्स है। और क्या होता है कि अमीनो एसिड साइटोप्लाज्म में घूमते रहते हैं, पर ये जो अमीनो एसिड्स है, साइटोप्लाज्म काफी बड़ा भी है, इधर उधर फैले हुए रहते हैं, उनको जमा कर करके अपने को राइबोसोम्स के पास लाना पड़ेगा, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात, बराबर राइट वाला अमीनो एसिड, सही वाला अमीनो एसिड को लाना पड़ेगा। अमीनो एसिड तो 20 प्रकार के हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म में जब तुम डीएनए को पढ़ के आरएनए बनाते रहते हो, जब तुम ट्रांसक्रिप्शन करते रहते हो, तब टेंशन इतना ज्यादा क्यों नहीं होता है? क्योंकि एक तो न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म के कंपैरिजन में छोटा रहता है। ठीक है। तो जल्दी जल्दी न्यूक्लियोटाइड्स कांटेक्ट में आ जाते हैं आरएनए पॉलीमरेज के। आरएनए पॉलीमरेज की जो एक्टिव साइट है उसमें न्यूक्लियोटाइड्स आ जाएंगे। और उसमें क्या है ना कि न्यूक्लियोटाइड्स के प्रकार 4 ही है, तो ज्यादा ट्रायल एंड एरर नहीं होगा। अगर उसको एडेनिन लगाना है और एडेनिन की जगह वहां पर यूरेसिल आ गया आरएनए पॉलीमरेज के एक्टिव साइट में, तो वो उसको ऐड नहीं कर पाएगा। जब टेम्पलेट स्टैंड में, डीएनए के टेम्पलेट स्टैंड पे जब थाइमिन है, तो थाइमिन का कॉम्प्लीमेंट्री उसको आरएनए में एडेनिन ही लगाना पड़ेगा। कौन है रे? कौन बोल रहा है यूरेसिल मन के मन में? किसने सोचा मन के मन में यूरेसिल? डीएनए पे थाइमिन है अगर मैंने बोला तो आरएनए पे यूरेसिल आएगा, ऐसा किसने सोचा? जिसने सोचा, मेरे को पता है। निकाल दो दिमाग से ये चीज। डीएनए पे थाइमिन रहेगा तो आरएनए पे एडेनिन ही रहेगा।
थायमिन की जगह यूरेसिल मतलब थायमिन का कॉम्प्लीमेंट्री यूरेसिल ऐसा नहीं होता है। यूरेसिल एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री है। डीएनए पे अगर एडेनिन होगा तो आरएनए पे यूरेसिल लगेगा, पर डीएनए पे अगर थायमिन होगा तो आरएनए पे एडेनिन ही लगेगा। एकदम अलर्ट रहो इन सब चीजों को लेकर। तो माय पॉइंट इज कि डीएनए पे अगर थायमिन है तो उसको एडेनिन लगाना है। अब वहां पर गलती से सपोज ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट आ गया उसके एक्टिव साइट में आरएनए पॉलीमरेज के, तो वो उसको अटैच ही नहीं कर पाएगा, उसको वहां पर बराबर एडेनिन ही अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, तो गलतियां तो उससे हो सकती है, ट्रायल एंड एरर होगा कि ग्वानिन आ जाएगा लेकिन वो उसके एक्टिव साइट में फिट ही नहीं हो पाएगा, वो निकल जाएगा। यूरेसिल आएगा मतलब यूएमपी, वो फिट ही नहीं हो पाएगा। सीएमपी आएगा, फिट ही नहीं हो पाएगा। जब एएमपी आएगा तब बराबर एक्टिव साइट में फिट होगा और वो उसको फिर ग्रोइंग आरएनए में ऐड कर लेगा। फिर आरएनए पॉलीमरेज आगे वाला न्यूक्लियोटाइड देखेगा, सॉरी डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, आगे वाला डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड सपोज रहेगा ग्वानिन, तो अब उसको लगाना है साइटोसिन। अब उसके एक्टिव साइट में जब साइटोसिन आएगा तभी वो उसको अटैच कर पाएगा, उसकी एक्टिव साइट चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द न्यूक्लियोटाइड ऑन द टेम्पलेट स्ट्रैंड, अकॉर्डिंग टू द न्यूक्लियोटाइड ऑन द टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ट्रायल एंड एरर ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है क्योंकि 1/4 ही रेशियो है। ऊपर से न्यूक्लियोप्लाज्म का वॉल्यूम, न्यूक्लियस का वॉल्यूम साइटोप्लाज्म के कंपैरिजन में कम है, तो पटापट न्यूक्लियोटाइड्स उसके एक्टिव साइट में आते रहेंगे रैंडम मोशन से, जो ब्राउनियन मोशन जो चलते रहती है साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियोप्लाज्म में, उससे आते रहेंगे। लेकिन साइटोप्लाज्म का प्रॉब्लम क्या है कि साइटोप्लाज्म है साइज में बड़ा, तो अमीनो एसिड्स ब्राउनियन मोशन से उसके कांटेक्ट में आना, राइबोसोम्स के कांटेक्ट में आना, ऊपर से राइबोसोम्स एक जगह से दूसरी जगह घूमते भी नहीं रहते, वो तो ईआर में मोस्टली फ्री फ्लोटिंग राइबोसोम्स भी रहते हैं साइटोप्लाज्म में, लेकिन वो जो प्रोटीन्स को अपने को पैक करके आगे भेजना है, पैकेजिंग करना है, जिसका सिक्रीशन करना है, वो प्रोटीन्स को अपने को ईआर में भेजना पड़ता है ना, या फिजिकली मॉडिफाई जिनको करना है। तो फिर ऐसे प्रोटीन्स की जो जीन्स रहती है वो ईआर के ऊपर जो राइबोसोम्स है वो ट्रांसलेट करते हैं ऐसे आरएनए को। तो राइबोसोम तो एक ही पोजीशन पे रहेंगे एटलीस्ट। बाकी केसेस में क्या होता है, नॉर्मल एंजाइम्स के केसेस में एंजाइम्स भी ब्राउनियन मोशन करते रहते हैं, सबस्ट्रेट भी ब्राउनियन मोशन करते रहता है। जैसे ही सबस्ट्रेट और एंजाइम एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। यहां पर क्या है, राइबोसोम एक ही जगह पे रहने वाले ईआर के मेम्ब्रेन पे, अमीनो एसिड्स को घूमते घूमते राइबोसोम्स पे आना है। साइटोप्लाज्म का साइज है बड़ा कंपेयर टू न्यूक्लियोप्लाज्म, तो अमीनो एसिड्स ने घूमते घूमते वहां तक आने की प्रोबेबिलिटी इन द फर्स्ट प्लेस कम है। दूसरी बात, सही प्रकार का अमीनो एसिड वहां पर आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हो जाती है 1/20। क्या बोल रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है ना। डीएनए से आरएनए बनते वक्त न्यूक्लियोप्लाज्म में आरएनए पॉलीमरेज नाम का जो एंजाइम है उसको ज्यादा तकलीफ इसलिए नहीं होती है क्योंकि एक तो न्यूक्लियस का साइज है छोटा, ऊपर से ट्रायल एंड एरर बेसिस मतलब रैंडमली भी अगर न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं तो भी सही न्यूक्लियोटाइड आने के लिए तुमको सिर्फ 1/4 चांसेस लेने पड़ते हैं। सही न्यूक्लियोटाइड आने की चांस तुम्हारा है 1/4। इधर 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स होने के कारण सही अमीनो एसिड आने का चांस है 1/20। ऊपर से साइटोप्लाज्म है साइज में बड़ा, ऊपर से राइबोसोम्स मूवमेंट भी नहीं करते, एक ही जगह पर खड़े रहते हैं। तो ब्राउनियन मोशन से, जैसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस रहता है इसके लिए, गैसेस के लिए, वैसा लिक्विड में भी रैंडम मोशन चलती रहती है मॉलिक्यूल्स की, पता है तुमको। सिर्फ सॉलिड पार्टिकल्स ही है, सॉलिड सब्सटेंस ही ऐसे रहते हैं जिनके मॉलिक्यूल्स एक ही जगह पे रहते हैं, वो भी वाइब्रेट तो होते ही रहते हैं लेकिन एटलीस्ट लोकोमोशन नहीं करते, है ना। वो सिर्फ ट्रू सॉलिड्स में, वो भी ये सब पता होगा तुमको, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तुमने। ग्लास यानी कांच, वो तो ट्रू सॉलिड है भी नहीं, वो एक्चुअल में डेंस लिक्विड है, ये पता होगा तुमको ये सब, है ना। ट्रू सॉलिड्स आर ओनली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जो एमॉर्फस सॉलिड्स है दे आर नॉट ट्रू सॉलिड्स। तो ट्रू सॉलिड्स को अगर छोड़ दो तो बाकी सब के जो मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है, वो रैंडम मोशन करते रहते हैं। तो साइटोप्लाज्म के जो मॉलिक्यूल्स है वो भी रैंडम मोशन करते रहते हैं, तो वो एक दूसरे को टकराते हैं और वैसे रिएक्शंस होते रहते हैं, इसलिए प्रोबेबिलिटी का बहुत बड़ा खेल रहता है
एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन में। यू नो दिस, बायोमोलिक्यूल्स में एंजाइम्स में अपन ने पढ़ा हुआ है। इसलिए अपन क्या करते हैं, उन दोनों का कंसंट्रेशन मतलब उन दोनों की प्रोबेबिलिटी बढ़नी चाहिए एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आने की। जैसे पानी में अगर तुमको शुगर या सॉल्ट डिसॉल्व करना है तो सॉल्ट मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे को टकराने चाहिए बराबर अच्छे से। इसलिए अपन क्या करते हैं, उनको एनर्जी सप्लाई करेंगे, मतलब चम्मच लेके स्टरिंग करेंगे, एक तो मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में, या फिर नीचे से गर्म करेंगे खाना बनाते वक्त हीट एनर्जी के फॉर्म में। एनर्जी देकर अपन बेसिकली क्या कर रहे हैं, उनकी रैंडम मोशन को स्पीड अप कर रहे हैं। रैंडम मोशन करेंगे, मोशन होगी तो स्पीड बढ़ेगी, एक दूसरे से टकराने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, टकराने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी तो रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। तो अपन बोलते हैं कि गर्म करने से या स्टर करने से जल्दी डिसॉल्व होता है। बेसिकली पूरी रिएक्शन प्रोबेबिलिटी के दम पे हो रही है, बराबर है कि नहीं? एकदम सिंपल है ना। तो वैसे एंजाइम्स और सबस्ट्रेट भी प्रोबेबिलिटी के दम पे ही एक दूसरे को मिलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? पर यहां पर 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स में से बराबर एक अमीनो एसिड आना चाहिए, तभी वो राइबोसोम उसको उस पर्टिकुलर पोजीशन में, उस पर्टिकुलर सीक्वेंस में अटैच कर पाएगा। और 1/20 इज क्वाइट लेस प्रोबेबिलिटी एज कंपेयर टू 1/4। इसलिए ट्रांसक्रिप्शन करते वक्त, डीएनए से आरएनए बनाते वक्त, आरएनए पॉलीमरेज नाम का जो एंजाइम है वो ब्राउनियन मोशन के काइनेटिक थ्योरी के बेसिस के भरोसे पे, प्रोबेबिलिटी के भरोसे पे बैठ सकता है कि वो अपना डीएनए को खोल के बैठा है और एक एक न्यूक्लियोटाइड आते जा रहा है, वो बराबर अगर रहा तो अटैच करते जा रहा है। न्यूक्लियोटाइड्स आते भी जा रहे हैं और गलत भी हुआ तो भी सही न्यूक्लियोटाइड की प्रोबेबिलिटी इज 1/4, विच इज ओके प्रोबेबिलिटी, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। 1/4 इज 25%, लेकिन ठीक है यार, 1/20 के कंपैरिजन में इज क्वाइट गुड। तो उसको क्या न्यूक्लियोटाइड्स लाकर देने वाले की किसी की जरूरत नहीं है। न्यूक्लियोप्लाज्म में जो आरएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम बैठा है उसको, कि कोई तो भी मेरे को न्यूक्लियोटाइड्स लाकर देगा और फिर मैं अटैच करूंगा, नहीं। न्यूक्लियोटाइड्स घूमते घूमते ब्राउनियन मोशन से उसके एक्टिव साइट के पास आ जाते हैं और 25% चांस होता है कि सही वाला न्यूक्लियोटाइड आ जाए, तो फटाफट उसका काम हो जाता है। न्यूक्लियस है भी छोटा। इधर राइबोसोम्स ब्राउनियन मोशन के या प्रोबेबिलिटी के भरोसे पे नहीं बैठ सकते, ठीक है। इसलिए राइबोसोम्स के पास सही प्रकार का अमीनो एसिड लाकर देने की किसी की जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी है? तो उसको बोलते हैं टीआरएनए। उसको बोलते हैं टीआरएनए। टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसफर आरएनए। टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। तो ट्रांसफर आरएनए क्या करता है? ट्रांसफर आरएनए ब्रिंग्स अमीनो एसिड्स, और सिर्फ अमीनो एसिड्स नहीं बल्कि करेक्ट सीक्वेंस में। सर उसको कैसे करेक्ट सीक्वेंस समझता है? अरे रुको, अभी ट्रांसलेशन शुरू भी नहीं किया है अपन ने। अभी अपन बर्ड्स आई व्यू पढ़ रहे हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है अपने को ट्रांसलेशन के लिए वो पढ़ रहे हैं। बताऊंगा ना मैं उसको कैसे समझता है, तो सब समझता है उसको, सब बराबर होता है, एकदम मस्त कंसेप्ट है, टेंशन मत लो। तुम बेसिक ये बर्ड्स आई व्यू समझो बस। तो टीआरएनए क्या करता है? ब्रिंग्स अमीनो एसिड्स टू द राइबोसोम्स। इसको एमआरएनए का सीक्वेंस नहीं पता ऑब्वियसली, सभी 20 के 20 अमीनो एसिड्स एक साथ आ जाते हैं वहां पर राइबोसोम के पास, लेकिन राइबोसोम पे बराबर वही टीआरएनए अटैच होता है जिसकी उसको उस समय रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ऐसा कैसे होता है बताएगा मैं, क्यों टेंशन ले रहे हो, सब बताऊंगा, ठीक है। तो टीआरएनए ब्रिंग्स अमीनो एसिड्स टू द राइबोसोम्स। तो अपने पास ये 3 प्रकार के आरएनए हैं। ये अपनी पहली रिक्वायरमेंट है कि अपने पास तीनों प्रकार के आरएनए होने चाहिए, अपने पास राइबोसोम होना चाहिए। ये 4 चीजें अपने पास होनी चाहिए, ये अपनी पहली रिक्वायरमेंट है ट्रांसलेशन के लिए, ठीक है। अपन अभी बर्ड्स आई व्यू देख रहे हैं, एक्चुअल ट्रांसलेशन अपन नहीं देख रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अपने को और क्या रिक्वायरमेंट है? अपने को मतलब तुमको और मेरे को, सेल को नहीं। सेल को तो ये 4 ही चीजें रिक्वायर्ड है। सेल को तो ये 4 ही चीजें रिक्वायर्ड है, 3 प्रकार के अमीनो एसिड्स एंड राइबोसोम्स, सॉरी 3 प्रकार के आरएनए एंड वैसे राइबोसोम को क्या 3 प्रकार के आरएनए बोल रहा हूं, मतलब राइबोसोम तो उसमें आ ही गया, आरएनए राइबोसोम के अंदर ही रहेगा, मतलब ये 3 चीजें बेसिकली 3 प्रकार के आरएनए रिक्वायर्ड है सेल को।
अपने को अपने इंफॉर्मेशन के लिए ट्रांसलेशन कैसा होता है ये समझने के लिए अपने को कोडॉन्स भी देखना पड़ेगा। अपने को कोडॉन्स भी पता रहेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। वाई नहीं, व्हाट, ठीक है। व्हाट आर कोडॉन्स? तो कोडॉन्स क्या है मैंने तुमको बताया था। कोडॉन्स मतलब तीन नाइट्रोजिनस बेसिस के ग्रुप को एक कोडॉन बोलते हैं। 3 नाइट्रोजिनस बेसिस का ग्रुप मतलब एक कोडॉन, 3 नाइट्रोजिनस बेसिस मतलब दूसरा कोडॉन, 3 नाइट्रोजिनस बेसिस मतलब तीसरा कोडॉन, एंड सो ऑन, ठीक है। दीज आर द कोडॉन्स। तो ये कोडॉन्स के बारे में मैंने कोडॉन्स का एक बार एक टेबल बना के दिया था जब मैं तुमको इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा था, बहुत पहले की बात है। शायद मैं सेल डिवीजन पढ़ा रहा था या डीएनए क्या होता है ये पढ़ा रहा था, तब मैंने ये कोडॉन्स का टेबल भी तुमको बना के दिया था एक बार, ठीक है। तब अपन ने बोला था कि जेनेटिक्स में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी वो वक्त आ गया है डिटेल में पढ़ने का। तो मैं तुमको एक बार टेबल दिखा देता हूँ। ओके, सो हियर इज द टेबल। ये टेबल मैंने एक बार 11th में तुमको बना के दिया था टेबल, इसमें क्लास में। तो ये है कोडॉन्स। अब देखो आरएनए पे जो रहते हैं, ये देखो यू है, इसमें यू है, मतलब ये आरएनए के ऊपर जो 3 के ग्रुप्स है उसको अपन कोडॉन बोल रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो आरएनए पे जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो तो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स के हिसाब से ही है ना। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि डीएनए पे अगर ए होगा तो आरएनए पे यू होगा, डीएनए पे अगर टी होगा तो आरएनए पे ए होगा। तो आरएनए के जो कोडॉन्स है वो कॉम्प्लीमेंट्री टू डीएनए ही है, अल्टीमेटली वो आया तो डीएनए से ही है, एमआरएनए के जो कोडॉन्स है वो, बराबर। तो मेरा कहना ये है कि, और तुमको फिर से बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी कोई भी नहीं पढ़ेगा। मैं एनसीईआरटी का फोटो दिखा रहा हूँ, लेकिन तुमको पढ़ना नहीं है मेरे एब्सेंस में, मेरे सुपरविजन के अलावा। इतना ही अगर पढ़ाई करने का शौक है तो प्रीवियस चैप्टर्स का रिवीजन करो, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ो, मोल बायो कोई नहीं पढ़ेगा एनसीईआरटी से मेरे एब्सेंस के बिना, मेरे एब्सेंस में, सॉरी, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, अल्टीमेटली वो कॉम्प्लीमेंट्री तो डीएनए का ही है। तो डीएनए पे भी तो वैसे ही 3 के ग्रुप्स रहेंगे ना, मतलब ऐसे ग्रुप्स नहीं रहेंगे, फिजिकली नहीं रहेंगे, 3 के बाद ऐसी कोई गैप नहीं रहेगी। वो तो बराबर 0.34 नैनोमीटर या 3.4 एंगस्ट्रॉम के बाद दूसरा न्यूक्लियोटाइड रहने ही वाला है, उसमें गैप नहीं रहने वाली। लेकिन डीएनए पे जो न्यूक्लियोटाइड्स है उनको भी अपन 3 के ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, कि आरएनए को अपन कंटिन्यूअसली नहीं पढ़ते हैं। राइबोसोम्स जो है वो आरएनए को कंटिन्यूअसली नहीं पढ़ते हैं। राइबोसोम्स जो है वो आरएनए को 3 न्यूक्लियोटाइड के ग्रुप के हिसाब से पढ़ते हैं। तो मैं इसका जब करस्पॉन्डिंग डीएनए का रीजन देख रहा हूँ, मतलब जब मैं जीन का स्टडी कर रहा हूँ, डीएनए पे जो जीन है उसका, तो उसके भी न्यूक्लियोटाइड्स को मैं 3 के ग्रुप में देखूंगा। चलेगा क्या सर? तो बोलूंगा हाँ चलेगा, क्या प्रॉब्लम है। तो सर फिर 3 के ग्रुप को भी अपन कोडॉन्स ही बोलेंगे क्या, जो डीएनए पे अपन बनाएंगे वो, मतलब अपन जो 3 अमीनो एसिड्स के ग्रुप को कंसिडर करेंगे डीएनए पे जो प्रेजेंट है उसको भी अपन कोडॉन्स ही बोलेंगे क्या सर? नहीं, अपन उसको कोडॉन्स नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअल कोडॉन्स नहीं है, भले उसी से कोडॉन्स इंस्पायर हुए हैं, उसको ही देख के आरएनए तैयार हुआ है। डीएनए पे जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है उसी का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस आरएनए पे है, टोटली एक्सेप्टेबल, आई अग्री टोटली। लेकिन वो कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉपी है क्या? नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो कोडॉन अगर यू होगा तो डीएनए पे तो ए रहेगा, है ना, बराबर है। तो डीएनए पे जो ए रहेगा उसको अपन कोडॉन नहीं बोलेंगे, अपन क्या करेंगे, एक काम करते उसको बोलेंगे कोडोजेन, GEN, जेन मतलब टू गिव राइज टू, दैट विच विल गिव राइज टू कोडॉन्स विल बी कोडोजेन। सिंपल है एकदम, बहुत इजी है। तो डीएनए पे जो सीक्वेंसेस रहेंगे न्यूक्लियोटाइड्स के, उसको अगर तुम 3 के ग्रुप के हिसाब से रीड कर रहे हो, तुम्हारा चॉइस है, तुम कर सकते हो 3 के हिसाब से रीड, तो उसको कोडॉन नहीं बोलना, उसको कोडोजेन बोलना। आरएनए पे जब तुम जो न्यूक्लियोटाइड्स है आरएनए के, उसको अगर तुम 3 के ग्रुप में पढ़ रहे हो तो तुम उसको कोडॉन बोलोगे, ठीक है। डीएनए पे कोडोजेन, आरएनए पे कोडॉन्स, यानी कंफ्यूजन नहीं होगा इसलिए, ठीक है। क्योंकि सीधी बात है ना यार, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, यू कोड्स फॉर फिनाइल एलेनिन, बराबर है। अब फिनाइल एलेनिन का कोड हो गया यू, उसके लिए डीएनए पे क्या रहेगा, ए रहेगा।
अब अगर तुम डीएनए वाले को भी कोडॉन बोलोगे तो मैं बोलूंगा कि उसका कोडॉन ए है, तो गलत हो जाएगा। ए रहा आरएनए पे तो लाइसिन बनता है। इसलिए सीधा सीधा मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि फिनाइलएलेनिन का कोडोजेन ए है। तो तुमको समझ जाएगा, अच्छा ए है तो ए तो डीएनए पे रहता है, कोडोजेन है मतलब आरएनए पे फिनाइलएलेनिन पे यू रहेगा, यू रहा तो फिनाइलएलेनिन लगेगा। ओके, नो प्रॉब्लम, सही है ना, कंफ्यूजन नहीं होगा। इसलिए डीएनए के केस में कोडोजेन बोलना, आरएनए के केस में कोडॉन बोलना, ठीक है। तो दीज आर द कोडॉन्स। इनको कैसे रीड करना है अपने को, हाउ आर यू सपोज्ड टू रीड देम। तो पहले तुमको ये लाइन देखनी है, फिर तुमको ये लाइन देखनी है, फिर तुमको ये देखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए, पहले मैं ये देखूंगा, फिर मैं इसमें से कोई तो भी एक देखूंगा। सपोज इसको देखा जी, तो पहला ए हो गया, दूसरा जी हो गया, तीसरा कौन सा चाहिए, तीसरा भी जी चाहिए क्या, तो लो ए, ठीक है, जी, तो ए जी, तीसरा भी जी चाहिए तो ये वाला देखेंगे अपन, ए जी जी। तुमको अगर ए यू जी चाहिए तो ए, पहले इधर वाले को लेना, फिर यू, तो इधर और इधर मतलब ये वाला डब्बा आएगा, और इसमें जी यानी सबसे नीचे वाला, तो ए यू जी मिथ्योनिन। ऐसा ऐसा इसको रीड करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको रीड ऐसे करना है, ठीक है। कैसे रीड करना है अपने को समझ में आ गया। अब अपन देख सकते हैं, अपने को पता है कि 4 प्रकार के नाइट्रोजनस बेसेस है ना, मतलब 2 प्यूरिन 2 पिरिमिडिन मिलाकर। तो एक तो डीएनए पे रहा तो एटीजीसी रहेगा, आरएनए पे रहा तो ईयूजीसी रहेगा, व्हाटएवर। तो उसको तुम 3-3 के ग्रुप में अगर अरेंज करोगे तो ऑब्वियसली 64 कॉम्बिनेशंस तैयार हो सकते हैं। तो देखो 4 4 4 4, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये हो गया 16 इंटू 1 2 3 4 रोज, 16 इंटू 4 64। तो 64 प्रकार के कोडॉन्स तैयार हो सकते हैं। अमीनो एसिड तो 20 ही प्रकार के हैं, तो ऑब्वियसली एक अमीनो एसिड के लिए मोर देन 1 कोडॉन्स अवेलेबल रहेंगे ही। तो देखो ये चारों कोडॉन्स ल्यूसिन के लिए ही अवेलेबल है, सॉरी ये चारों और ये 2 6। मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था ना कि देयर आर सम अमीनो एसिड्स जिनके लिए 6 कोडॉन्स रहते हैं अवेलेबल, है ना। तो ये सब कौन से अमीनो एसिड के लिए कितने कोडॉन रखने का, ये सब कैसे डिसाइड होता है, तो अमीनो एसिड्स कितने ज्यादा यूज होते हैं प्रोटीन में उसके ऊपर वो डिपेंड करता है, ठीक है। इवोल्यूशन ने बहुत सही तरीके से उसको बनाया हुआ है, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है जो अमीनो एसिड यूज होने की उसके लिए ज्यादा कोडॉन्स रखे हुए हैं, इस प्रकार से है वो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि सर ये टेबल हमको याद रखना पड़ेगा क्या। नाउ दिस इज अ वेरी वियर्ड क्वेश्चन बिकॉज द आंसर इज डेफिनेटली नो। ये कोडॉन के लिए कौन सा अमीनो एसिड रहेगा, ये कोडॉन पे कौन सा अमीनो एसिड रहेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछना मतलब ये टेबल याद करना इज लाइक रिमेम्बरिंग द पीरियोडिक टेबल। कभी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि एग्जाम में कि ड्रॉ द पीरियोडिक टेबल, नहीं, क्या सर श्याम सर तो हमको पूरा याद करने लगवाते। अरे वो याद करने लगवाते होंगे, आई डोंट नो, लेकिन एक तो पूरा याद करने को नहीं लगवाते होंगे, वो आखिरी वाले जो है आइंस्टाइनियम, बोरियम, थोरियम, उसको तो कोई भाविच नहीं देता मेरे हिसाब से। आई डोंट नो व्हाट इज द सिलेबस नाउ। मैं जब 11th-12th में था तब तो हमने भाव नहीं दिया था उन सब चीज़ों को। दूसरी बात, वी मोर ऑफ रिमेंबर द पीरियोडिसिटीज, है ना, कि ये वाले रो की क्या खासियत है, वो वाले रो की क्या खासियत है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होते जाता है और वो एटॉमिक साइज इंक्रीज होते जाता है, डिक्रीज होते जाता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, ये सब चीजें अपन पढ़ते हैं, अपन उसका नेचर पढ़ते हैं। कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि ड्रॉ द पीरियोडिक टेबल, लेकिन वो पढ़ते पढ़ते वो वैसे याद हो ही जाता है। तो इसका भी थोड़ा बहुत वैसा ही है, अपने को ऐसा टेबल एज सच याद नहीं करना है। शायद एमटीजी में एनसीईआरटी और फिंगर टिप्स में एक क्वेश्चन है ऐसा शायद कि कोडॉन दिया हुआ और ये कौन से अमीनो एसिड को कोड करता है, ऐसा बताओ।
लेकिन नीट में तो आज तक ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है और मेरे को नहीं लगता कि कभी आएगा, क्योंकि वो बड़ी अजीब चीज़ है। क्योंकि ये ऐसा रट्टा मार के कोई फायदा नहीं है। हाँ, अपने को इसकी खासियतें याद रखनी जरूर है, अपने को याद जरूर रखनी है इसकी खासियतें। खासियतें कौन सी? जैसे फॉर एग्जाम्पल ल्यूसिन के लिए तो 6 कोडॉन्स है, लेकिन तुम देख सकते हो मिथियोनिन को AUG, ये पूरे इसमें तुमको मिथियोनिन सिर्फ एक ही बार दिखेगा। मिथियोनिन तुमको बस एक ही बार दिखेगा, देखो कहीं पर भी मिथियोनिन नहीं है। दूसरा ये ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन भी अपने को पूरे इसमें सिर्फ एक ही बार दिखा। तो मिथियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन मिथियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन इनके लिए एक ही कोडॉन है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि विच आर द अमीनो एसिड्स विच हैव ओनली 1 कोडॉन, दिस इज फाइन, ठीक है। दूसरा मिथियोनिन की एक और खासियत है कि वो स्टार्ट कोडॉन की तरह एक्ट करता है। स्टार्ट कोडॉन मतलब mRNA का जो पहला कोडॉन है वो हमेशा AUG रहता है। mRNA का जो पहला कोडॉन है वो हमेशा AUG रहता है, विच कोड्स फॉर मिथियोनिन, ठीक है। तो प्रोटीन में पहला अमीनो एसिड हमेशा मिथियोनिन रहेगा, कोई भी प्रोटीन का। उसको बाद में निकाल देते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन जब नया नया बनता है नेसेंट प्रोटीन, नैव प्रोटीन जो राइबोसोम से बन के निकलता है, उसमें पहला अमीनो एसिड हमेशा मिथियोनिन रहेगा, ठीक है। वैसे ही mRNA जब एंड होता है, जैसे DNA पे नहीं क्या प्रमोटर एंड टर्मिनेटर रीजन था, टर्मिनेशन रीजन, वैसा mRNA पे भी स्टॉप कोडॉन्स रहते हैं। तो स्टॉप कोडॉन्स 3 लोगों को दिए गए हैं। स्टॉप कोडॉन की जिम्मेदारी 3 को दी हुई है। ये देखो UGA को दिया है, UAA को दिया है, UAG को दिया है। UAA, UAG, UGA, दीज आर द स्टॉप कोडॉन्स। तो इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्टॉप कोडॉन्स कौन से हैं। अदरवाइज ये टेबल ऐसा एज सच याद करने की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, ठीक है। पर इसका ये वैसे मेरे को तो पूरा याद है, लेकिन कुछ पोर्शन मैंने ट्रिक से याद रखा हुआ है, बाकी अभी है मेरे को ऐसे ही याद है, ठीक है। एकदम से अगर किसी ने मेरे को पूछा कि सर AAC किसके लिए कोड करता है बताओ, तो मैं एकदम से नहीं बता पाऊंगा, ठीक है, एकदम से नहीं बता पाऊंगा। लेकिन मैं टेबल बना लेता हूँ। मैं कैसे बनाता हूँ तुमको बताता हूँ। सबसे पहले यूकैग याद रखना, यूकैग 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 यूकैग, तो ये तो याद रखना है, तो तुमको याद रखना पड़ेगा कि पहले ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है। और सीक्वेंस क्या है? तो यूकैग इज द सीक्वेंस, द सीक्वेंस इज यूकैग, ठीक है। फिर ये जो पहला रो है इसको तो मैं ऐसा पोएम टाइप याद रखता हूं। फीफी ल्यू ल्यू, फीफी ल्यू 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 ल्यू, इले इले इले, मेट वेल 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 वेल, ऐसे ही याद रखता हूं। मतलब ऐसे ही बोल बोल के वो मेरे को याद हो गया है। ये पहला वाला रो, फीफी ल्यू 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 ल्यू, इले इले इले, मेट वेल 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 वेल, ऐसा, ठीक है। अगर चाहिए ही तो अपन अभी कोरोना की कंडीशन देखते हुए इसके ऊपर एक निमोनिक बना सकते कि फेकू लियो इल है, इल बुखार है उसको, तो उसने किसी को मिलना चाहिए क्या? नहीं मिलना चाहिए, फिर भी ही मेट वेल। फेकू लियो इल मेट वेल, वेल भी इसीलिए उससे मीट करने चले गया। उसको लगा है लियो फेंकू है, कुछ नहीं हुआ होगा इसको, बुखार उखार कुछ भी फेंक रहा है। सही में बुखार आ गया था, लेकिन उसको सही में इल था, इसलिए गड़बड़ हो गई। अब वेल को भी कोरोना हो जाएगा, है ना। तो फेंकू लियो इल मेट वेल, ऐसा याद रख सकते हो। ये मैंने अभी बनाया है ऑब्वियसली, बाकी मैंने तो इसको ऐसे ही याद रखा है। फे ल्यू 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 ल्यू, इले इले इले, मेट वेल 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 वेल, ठीक है। तो ये वाला रो मैंने ऐसे याद रखा हुआ है। दूसरा वाला रो कुछ भी हो जाए कोई भूल ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। सीधा इतना याद रखना है, सर प्रथमेश आला, सिंपल। दरवाजा लगा लिया मैंने रूम का कि अभी किसी को क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी, जो भी लेट होगा उसको नहीं एंट्री मिलेगी, दरवाजा बंद हो चुका है। उधर से कोई तो भी चिल्लाया, सर
प्रथमेश आला, सिंपल, कोई टेंशन ही नहीं है इसमें, तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो इसमें तो कितने क्या वो भी याद नहीं रखना है, 4 4 4 4, ये सीधा सीधा ही है। ठीक है, इसका मैंने कैसा याद रखा हुआ है, एक बच्चा टायर लेने जाता है, अपन कुछ तो भी क्राफ्ट बनाते रहते हैं स्कूल में, एक टीचर क्राफ्ट बनाते रहता है तो उसको टायर चाहिए रहता है क्राफ्ट में के लिए, कुछ तो भी बनाने के लिए रबर चाहिए रहता है, वो टायर का जो रबर रहता है वो, तो स्टूडेंट्स को बोलता है जा रहे कहीं टायर वगैरह पड़ा होगा तो उठा कर लेकर आओ बरा, अपन उसको काटेंगे, थोड़ा सा जरूरत है अपने को उस मटेरियल की। तो स्टूडेंट को दिखता है, बोलता है सर टायर टायर, तभी वो सर बोलते हैं स्टॉप स्टॉप। स्टूडेंट बोलता है क्यों, क्या हो गया, टायर आपने ही तो लाने बोला था। अरे उसके अंदर देख क्या है, हिस हिस, बोले तो सांप टायर के अंदर छुपा हुआ है, गिन गिन, गिनने झूठ लगता होगा तो 2 2 सांप है, हिस हिस, दूर रहे बाबा टायर से, टायर के पास मत जा, छोड़ अपन कुछ दूसरा बनाते हैं। आसन ला, आसन बोले तो बैठने की जगह, जिस पे अपन बैठते हैं उसको आसन बोलते हैं, है ना, राजा का ही आसन नहीं होता है, तुम जमीन पे चटाई डाल के बैठो, वो चटाई भी आसन ही हुआ तुम्हारे लिए, कोई भी बैठने की चीज मतलब आसन, कुर्सी भी आसन है। तो आसन ला, असैप, असैप मतलब जल्दी, अपन ग्लू से काम चला लेंगे, दूसरा चीज बनाते हैं क्राफ्ट की, अभी वो टायर को छोड़, ग्लू लेकर आ, ग्लू से चिपका कर वो मैं काम कर लूंगा, टायर की जरूरत गई, ऐसा ये रो याद रख सकते हैं। टायर टायर, स्टॉप स्टॉप, क्यों सर क्या हो गया, हिस हिस, गिन गिन गिन, उसके अंदर 2 सांप है कि नहीं देख, छोड़ यार वो टायर का बेकार है, टायर नहीं ला सकते। आसन ला, असैप, ग्लू लेकर आ, सिंपल। ठीक है, इसकी मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है। इसमें क्या है कि ये सिस सिस तो मुश्किल है याद रखना, स्टॉप और टीआरपी याद रह ही जाता है, तो कि ये अपने को याद रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आ सकता है। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि कोई भी रैंडमली कोई भी कोडॉन के ऊपर तो क्वेश्चन नहीं आएगा, आना भी नहीं चाहिए, कोई लॉजिक ही नहीं है। मतलब टू बी फ्रैंक, हमको एमएससी में भी किसी ने ऐसा नहीं बोला था कि पूरे कोडॉन्स याद करो करके, क्योंकि इसका कोई लॉजिक ही नहीं ना, एक झटके में गूगल पे सर्च किया तो 1 सेकंड में मिल जाता है, आज तो हर किसी के हाथ में मोबाइल है, जरूरत क्या याद करने की। ठीक है, तो आई डोंट थिंक वैसा क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा कि स्टॉप कोडॉन कौन सा है, स्टार्ट कोडॉन कौन सा है, कौन से अमीनो एसिड है जिसके लिए सिर्फ एक ही कोडॉन है, तो मिथ्योनिन एंड टीआरपी, उनका कोडॉन कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज फाइन। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये कैसे याद रखने का मेरे को पता नहीं, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, अभी ऐसे पढ़ा के मेरे को ऐसे याद हो गया है, स्टॉप और टीआरपी तो याद रह जाता है, बाकी एक पता नहीं ऐसे ही मेरे को याद रहता है, बाकी कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास। तो ये 3 रो तो अपन याद रख ही सकते हैं, अगर याद रखना है तो आई एम टेलिंग यू, रिक्वायरमेंट तो नहीं है। फेकू लियो इल मेट वॉल वेल, सर प्रथमेश आला, ये तो बहुत ही सिंपल है। टायर टायर, स्टॉप स्टॉप, हिस हिस, गिन गिन, 2 सांप है उसके अंदर, गिन, झूठ लगता तो गिन गिन, छोड़ो टायर का नाटक ही छोड़ दे, अपन दूसरी चीज बनाते हैं अभी क्राफ्ट में। आसन ला, असैप, असैप मतलब एज सुन एज पॉसिबल, तुरंत ला, ग्लू। ठीक है, इसका भी तुमको कोई ट्रिक मिली तो बता देना मेरे को, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, सबको बता दूंगा। याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा इजीली याद रख सकता रहता होगा तो याद रख लो, कोई टेंशन नहीं है, पर जबरदस्ती उसके बहुत पीछे पड़ के उसका टेंशन नहीं लेना कि सर मेरे को याद ही नहीं हो रहा टेबल, याद करना ही नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकिन तुमको याद करना जरूरी है। ठीक है, अच्छा ये डिस्कवर कैसे किया कि ये इसके लिए कोड करता है, ये इसके लिए कोड करता है, ये इसके लिए कोड करता है, ये यहाँ पर दिया हुआ है लेकिन तुमको पढ़ना है नहीं एनसीईआरटी, और मैं तुमको वो चीज़ अभी बताऊंगा नहीं कि कैसे डिस्कवर किया, अभी उसका टेंशन मत लो, अपन देखेंगे बाद में। बस इतना याद रखो कि ये डिस्कवर्ड है तो है बस। और इस ट्रिपलेट कोडॉन की खासियत क्या है, ये ट्रिपलेट कोडॉन्स की, तो वो भी पढ़ लेते हैं, अभी इतना पढ़ ही लिया है तो। द कोडॉन इज ट्रिपलेट, 61 कोडॉन्स कोड फॉर अमीनो एसिड्स एंड 3 कोडॉन्स डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड्स, वो स्टॉप कोडॉन है, पता है अपने को, UAA, UAG, UGS। हाँ, इसमें एक और चीज़ तुमको बता देता हूँ, ये जो कोडॉन्स है स्टॉप कोडॉन्स, इनको इनकी एक स्पेशलिटी तुमको बता देता हूँ, एनसीईआरटी में तो नहीं है, स्टेट बोर्ड में है, तो उसकी भी एक ट्रिक बता देता हूँ। तीनों की शुरुआत यू से होती है, तो पहले तो यू लिख देने का, फिर लिखने का आग,
फिर लिखने का उल्टा आग, समझे। अल्फाबेट में पहले ए आता है, अल्फाबेट में पहले ओसी आएगा, अल्फाबेट में उसके बाद ओपी आएगा। तो यूएजी वाला जो कोडॉन है उसका नाम है एम्बर, ये वाला जो है इसका नाम है ऑकर यूएए का, और यूजीए का नाम है ओपाल। ये एक्चुअली गोपाल नहीं रहे, ओपाल, ठीक है। ये एक्चुअली क्या है, हीरो के नाम है, हीरे मोती कोई तो भी ज्वेल्स के नाम है, ये रत्नों के नाम है, ये एम्बर, ओकरे और ओपाल, ऑकर जो भी है वो ऑकरे, ऑकर, ओपाल। तो सबसे पहले ए आएगा अल्फाबेट में, फिर ओ के बाद सी, मतलब ओ तो दोनों में है, पहले सी आएगा फिर पी आएगा, है ना। यू 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 लिख देने का, आग और उल्टी आग। तो ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये डेटा स्टेट बोर्ड में दिया हुआ है, इसको ऐसे अपन याद रख सकते हैं, ठीक है। एम्बर, ऑकर, ओपाल। एनीवेज, तो इसके अपन ये ट्रिपलेट कोडॉन के काम भी पढ़ लेते हैं। The codon is triplet. 61 codons code for amino acids and 3 codons do not code for any amino acid, hence they function as top codons. 1 codon codes for only one amino acid, hence it is, देखो 1 codon codes for only one amino acid, हाँ, बिल्कुल नहीं, एकदम सही लिखा हुआ है। मैंने क्या बोला कि एक अमीनो एसिड को एक से ज्यादा कोडॉन कोड कर सकता है ना, बराबर है ना। फेकू लियो इल मेट वेल, उसमें से जो फेकू लियो है मतलब ल्यूसीन LEU, वो लियो के लिए तो 6 कोडॉन्स है। एक अमीनो एसिड के लिए मोर देन 1 कोडॉन्स बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन एक कोडॉन एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा। ल्यूसीन को भले ही ये भी कोड कर रहा है, 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 पर ये अगर ल्यूसीन को कोड कर रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ ल्यूसीन को ही कोड करेगा। अरे बात को समझो, इसमें कंफ्यूज होने लायक कुछ भी नहीं है। 1 अमीनो एसिड में भी कोडेड बाय मल्टीपल कोडॉन्स, फाइन, बट 1 कोडॉन कोड्स फॉर ओनली 1 अमीनो एसिड। सही तो है, क्या मुश्किल है इसमें। 1 कोडॉन, एक कोडॉन तो एक ही अमीनो एसिड को कोड कर रहा है ना, फिर दूसरा वाला भी उसी अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, दैट इज फाइन, पर वो कोडॉन्स पूरे ईमानदार है कि मैं ल्यूसीन को कोड कर रहा हूं तो मैं ल्यूसीन को ही कोड करूंगा। अब ल्यूसीन धोखेबाज है, वो दूसरे अमीनो एसिड दूसरे कोडॉन से भी कोड होता है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, उससे उसको मतलब नहीं है, समझे, ठीक है। तो सॉरी, तो 1 कोडॉन कोड्स फॉर ओनली 1 अमीनो एसिड, हेंस इट इज अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस मतलब उसमें किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है, एंड स्पेसिफिक। सम अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडॉन, बराबर है। इसका अपोजिट, 1 कोडॉन कोड्स फॉर ओनली 1 अमीनो एसिड, पर 1 अमीनो एसिड में भी कोडेड बाय मोर देन 1 कोडॉन्स। सम अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडॉन। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डीजेनरेसी। ये जो प्रॉपर्टी है ना अमीनो एसिड्स की कि मोर देन 1 कोडॉन से कोड होना, इसको बोलते हैं डीजेनरेसी, हेंस द कोड इज डीजेनरेट। द कोडॉन इज रेड इन mRNA इन अ कंटिग्युअस फैशन, देयर आर नो पंक्चुएशंस, ऑब्वियसली फुल स्टॉप कॉमा वगैरह कुछ रहेगा कह रहे आरएनए में, नहीं रहेगा। बराबर 0.34 नैनोमीटर के बाद, दैट इज 3.4 एंगस्ट्रॉम के बाद नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड आ जाएगा उस चेन में। तो 2 नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में जितना गैप है एक स्ट्रैंड में, वो गैप उतना ही कांस्टेंट रहेगा। बीच में फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज, ऐसा कुछ आने वाला है क्या? ऑब्वियसली नॉट, कि 3 कोडॉन्स हो गए फिर थोड़ी सी गैप है, ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होगा। कंटिन्यूअस है, कंटिग्युअस मतलब कंटिन्यूअस ही होता है। देयर आर नो पंक्चुएशंस। द कोड इज नियरली यूनिवर्सल। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमंस, UUU would code for phenylalanine. Some exceptions to this rule have been found in mitochondrial codons and in some protozoans. Mitochondria ने बेसिकली बैक्टीरिया हो गया, पता है तुमको। AUG has dual functions. It codes for methionine and it also act as initiator codon. ठीक है, ये मैंने पहले ही बता दिया है। If following is the sequence of nucleotides in mRNA, predict the sequence of amino acid coded by it.
टेक हेल्प ऑफ चेकर बोर्ड, चेकर बोर्ड बोले तो ये AUG, तो पहला तो हमेशा मिथियोनिन रहता है। UUU इज फॉर फिनाइल एलेनिन, ठीक है, UUU इज फॉर फिनाइल एलेनिन। उसके बाद UUC, ये भी फिनाइल एलेनिन है। तो इससे जो प्रोटीन की चेन बनेगी वो कैसे बनेगी, उसमें सबसे पहले मिथियोनिन रहेगा, फिर फिनाइल एलेनिन, फिर से फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन, ऐसा बनेगा प्रोटीन। नाउ ट्राई द अपोजिट। फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स कोडेड बाय mRNA। प्रेडिक्ट द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द RNA। अब इससे तुम RNA का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बताओ। पहला मिथियोनिन है तो ये AUG ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इधर फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन लगाए। अब बताओ बरा कि RNA पे कौन सा कोडॉन रहा होगा। सर UUU रहा होगा, क्यों? UUC भी तो रह सकता है। Do you face any difficulty in predicting the opposite? Yes, you do face a difficulty. What difficulty do you face? तुम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते क्योंकि फिनाइल एलेनिन को UUU भी कोड करता है, UUC भी कोड करता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो RNA पे क्या रहा होगा तुम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। कैन यू नाउ कोरिलेट विच टू प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड यू हैव लर्न? यस, व्हाट वी हैव लर्न कि ये अपने को बहुत इजी गया। क्यों? क्योंकि वन कोड कोड्स फॉर ओनली वन अमीनो एसिड। UUC है मतलब फिनाइल एलेनिन ही रहेगा, UUU है मतलब फिनाइल एलेनिन ही रहेगा। दिमाग ही नहीं लगाना है, कंफ्यूजन ही नहीं है कि फिनाइल एलेनिन रहेगा कि लाइसिन रहेगा। सर हम कैसे प्रेडिक्ट कर पाएंगे? कोई कंफ्यूजन नहीं है, अनएम्बिग्विटी है। पर इससे कोडॉन बताओ बोला तो नहीं बता सकते क्योंकि वन अमीनो एसिड माइट बी कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन्स। तो ये दो प्रॉपर्टीज अपन इस एक्सरसाइज से सीख गए। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर है एकदम कंसेप्ट? नो प्रॉब्लम इन दिस कंसेप्ट एट ऑल? आई होप सो। एकदम इजी है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज अपने को कोडॉन्स की समझ गई। अच्छा, एक चीज तुमको बता देता हूं, यहां पर एक चीज जो लिखी हुई है कि ये ऑलमोस्ट यूनिवर्सल है, मतलब ये बैक्टीरिया में भी यही कोडॉन्स है इन अमीनो एसिड्स के लिए, यूकैरियोट्स में भी वही है। मतलब ये जो कोडॉन जब सेट हुए होंगे, ये कोडॉन जब इवॉल्व हुए होंगे, उसके बाद बैक्टीरिया यूकैरियोट्स ऐसा डिफरेंशिएशन हुआ होगा। मतलब ये कोडॉन्स का इवोल्यूशन बिलियंस ऑफ ईयर्स एगो ही हो गया होगा, है ना, ऑब्वियसली। पर फिर भी कुछ कुछ एक्सेप्शंस अपने को, बहुत रेयर एक्सेप्शंस है पर मिल जाते हैं। सम एक्सेप्शंस टू दिस रूल हैव बीन फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन्स एंड इन सम प्रोटोजोन्स। बराबर है। इसके अलावा वायरसेस में तो ऑब्वियसली अपने को कुछ बैक्टीरिया में तो अपने को कुछ डिफरेंसेस मिलते ही है। माइटोकॉन्ड्रिया मतलब बैक्टीरिया ही है। तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है, अब एनसीईआरटी वाली चीजें मैं वाटर कोडॉन्स में नहीं लिख रहा हूँ, वो तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूँ, जैसे ये एक एक्स्ट्रा हो गया। इसके अलावा एक और एक्स्ट्रा चीज जो ये है कि GAG विच कोड्स फॉर ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, विच कोड्स फॉर ग्लूटामिक एसिड एक्ट्स एज स्टार्ट कोडॉन और इनिशिएशन कोडॉन इन सम बैक्टीरिया। तो कुछ कुछ केसेस में AUG की जगह GAG विच कोड्स फॉर ग्लूटामिक एसिड, इट हैज बीन फाउंड टू कोड एज टू एक्ट एज स्टार्ट कोडॉन, ऐसा पाया गया है। ठीक है, इसके अलावा और भी एक्सेप्शंस है ऑब्वियसली, लेकिन फिर वो अमीनो एसिड्स के लिए है, वो याद रखना भी बहुत मुश्किल है और वो एग्जाम में भी नहीं आएगा। एग्जाम में GAG वाला भी नहीं आएगा, लेकिन ये याद रखना बहुत आसान है, तो अपने को याद रखना है कि AUG की जगह एक एक्सेप्शन अपने को मिला है कि कुछ कुछ बैक्टीरिया में GAG एक्ट्स एज स्टार्ट कोडॉन। ठीक है, बाकी इट इज 99% यूनिवर्सल। द जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। इट इज विदाउट पंक्चुएशन, विदाउट फुल स्टॉप, विदाउट कॉमा। इट इज डीजनरेट, मतलब वन अमीनो एसिड में बी कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन्स एंड वन कोडॉन कोड्स फॉर ओनली वन अमीनो एसिड। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसको RNA को अपन 5' to 3' रीड करेंगे।
मतलब प्रोटीन बनने की प्रोसेस जब चालू होगी तो आरएनए के 5' एंड को वो अटैच होगा राइबोसोम और 3' की तरफ मूव होगा। ये भी अपने को याद रखने का है, क्योंकि इस बार सिंगल स्ट्रैंड है ना। पहली बात एक ही है एमआरएनए है। दूसरी बात, उस आरएनए को रीड करके अपने को दूसरा न्यूक्लिक एसिड नहीं बनाना है कि उसका कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा वगैरह। हाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, वैसा नहीं करना है। इस बार अपने को पूरा ट्रांसलेट ही करना है दूसरी लैंग्वेज में। न्यूक्लिक एसिड्स की लैंग्वेज को अमीनो एसिड्स की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, न्यूक्लियोटाइड्स के लैंग्वेज को अमीनो एसिड के लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। बुक का ट्रांसलेशन रहता है ना, ग्रिफिंडोर का गरुड़ द्वार हो जाता है ना, आयरन मैन का लोह मानव हो जाता है ना। लैंग्वेज ही दूसरी है भाई, लैंग्वेज ही सेम है। वो अमीनो एसिड्स है वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं रहने वाले तुम्हारे एमआरएनए से। और अमीनो एसिड्स की जो चेन है ना, जिसको तुम प्रोटीन बोलते हो, उसमें 5' 3' नहीं है, उसमें N टर्मिनल C टर्मिनल है। वो पूरा अलग ही, लैंग्वेज ही अलग है वो। उसमें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं है, उसमें पेप्टाइड बॉन्ड है। पूरी लैंग्वेज ही अलग है, तो उसमें कॉम्प्लीमेंट्री वगैरह का टेंशन नहीं है। सीधा सीधा आरएनए को 5' to 3' पढ़ने का, आगे बढ़ने का। डीएनए को पढ़ के जब तुम आरएनए बना रहे हो, मतलब ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हो, उस समय तुम डीएनए को 3' to 5' पढ़ रहे हो। लेकिन आरएनए को जब तुम पढ़ के प्रोटीन बना रहे हो तो आरएनए को तुम 3' to 5' नहीं पढ़ रहे हो। आरएनए को सीधा 5' to 3' पढ़ने का, आगे बढ़ने का, बोर नहीं करने का। समझे क्या? ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, सिंपल लॉजिक है। इधर कॉम्प्लीमेंट्री वगैरह का फंडा ही नहीं है, इधर सीधा ट्रांसलेशन है। लैंग्वेज ही चेंज हो रही है पूरी, इंग्लिश टू हिंदी। ग्रिफिंडर का गरुड़ द्वार, स्लिदरिन का नाग कक्ष, शायद नाग कक्ष है ना, ऐसा ही कुछ तो भी है। एवेंजर्स का नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। एक फोटो आया था मेरे को व्हाट्सएप पे एवेंजर्स का। एवेंजर्स मूवी जब रिलीज हुआ था, एवेंजर्स को हिंदी में उन्होंने ट्रांसलेट किया था कुछ, तो बहुत ही भयंकर नाम था, बहुत ही कॉमेडी नाम था, याद नहीं आ रहा है मेरे को अभी। तो पूरा लैंग्वेज ही अलग है, कोई रोल कॉलेज नहीं है उसका। तो आरएनए को 3' to 5' पढ़ने की जरूरत नहीं है। उससे अपने को कोई दूसरा न्यूक्लिक एसिड नहीं बनाना है जो 5' to 3' रहना चाहिए, इसलिए आरएनए को अपन 3' to 5' पढ़ेंगे नहीं। ट्रांसलेशन करना है, लैंग्वेज ही अलग है, ट्रांसलेट कर रहे हैं अपन, जैसा बुक को करते हैं, मूवी को करते हैं वैसा। और सीधा सीधा न्यूक्लियोटाइड्स की लैंग्वेज को अपन अमीनो एसिड्स की लैंग्वेज में चेंज कर रहे हैं। राइबोसोम्स आरएनए को तुम 5' to 3' ही पढ़ोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो बर्ड्स आई व्यू क्या है तुमको समझ में आ रहा है। तुम एमआरएनए को पकड़ेगा राइबोसोम, उसको 5' to 3' स्कैन करेगा और उसके ऊपर 3-3 के ग्रुप में न्यूक्लियोटाइड्स को कंसीडर करके उसका जो करस्पॉन्डिंग, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, करस्पॉन्डिंग अमीनो एसिड रहेगा, वो अमीनो एसिड चिपकते जाएगा एक दूसरे के साथ। आरएनए से नहीं चिपकेगा, वो उसकी अलग चेन बनेगी, एक दूसरे के साथ चिपकेंगे अमीनो एसिड्स। उन अमीनो एसिड्स को चिपकाने का काम करेगा आरआरएनए, उन अमीनो एसिड्स को लाने का काम करेगा टीआरएनए। लेकिन अब एक चीज मेरे को बताओ कि 20 प्रकार के अगर अमीनो एसिड्स हैं तो टीआरएनए के भी 20 प्रकार होने चाहिए कि नहीं? टीआरएनए के भी 20 प्रकार होने चाहिए, है ना? तो उसके पहले, टीआरएनए के 20 प्रकार के पहले अपन स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। तो टीआरएनए का प्राइमरी स्ट्रक्चर रहेगा, ये प्रोटीन से अपन ने बोरो किया है टर्म, बाकी इसमें अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड शीट वगैरह नहीं रहता है, टेंशन मत लो। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या रहेगा? सीधा सीधा चेन रहेगी टीआरएनए की, ए जी सी यू ए सी जी, रैंडमली लिख रहा हूं, देखो मैंने गैप छोड़ी बीच में। ऐसी गैप रह सकती है क्या रियलिटी में? नॉट पॉसिबल। वैसी गैप क्यों है? क्योंकि मैं खराब आर्टिस्ट हूं, मैं अच्छा स्केच बनाने वाला पर्सन नहीं हूं, और मैं घाई गड़बड़ में डायग्राम बनाता हूं। लो इसको भर देता हूं मैं, गिन मत करो। लो हो गया? है क्या गैप? फुल स्टॉप रहेगा क्या आरएनए में? ऐसा आरएनए में फुल स्टॉप एग्जिस्ट नहीं कर सकता, नॉट पॉसिबल। कोडॉन्स के बीच में फुल स्टॉप नहीं रह सकता। ये हो गया प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनने लगेंगे,
है ना। इसी डर से तो अपन ने डीएनए को डबल स्टैंडर्ड बनाया था कि ये खुद के साथ कॉइल नहीं होना चाहिए डीएनए। इसको अपन ने डबल स्टैंडर्ड नहीं बनाया है। ये जो टीआरएनए है ये कॉइल हो जाता है और ये कैसा बन जाता है, तो ये ऐसा बन जाता है। एक्स्ट्रा आर्म किस तरफ था यार? एक्स्ट्रा आर्म हाँ इधर था। ठीक है, ये इसका 5' एंड है, ये इसका 3' एंड है। ये जितना पोर्शन है इसमें नाइट्रोजनस बेसेस एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाए हैं। नाइट्रोजन बेसेस ने, न्यूक्लियोटाइड्स ने एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाए हैं, इसलिए ये पोर्शन पैरेलल है। और यहां पर जो नाइट्रोजनस बेसेस है, ये वाले नाइट्रोजनस बेसेस का सीक्वेंस ऐसा है कि ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये वाला इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाया है, इसलिए ये जो रीजन है ये ऐसा लटक गया है, ये ऐसा पैरेलल टू ईच अदर नहीं हुआ है। ये देखो, ये जो रीजन है ये ऐसा लटक गया है, ये पैरेलल टू ईच अदर नहीं हुआ है। ये जो रीजन है ये ऐसा लटक गया है, ये पैरेलल टू ईच अदर नहीं हुआ है। और ये रीजन तो ऐसा थोड़ा सा आगे बढ़ गया, इसके सामने तो कोई है ही नहीं, ऐसा है। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको बोलते हैं अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म। इसको अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वो आर्म है जिसके ऊपर अमीनो एसिड अटैच होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये जो है इसको बोलते हैं DHU लूप, ये लूप को। और इस आर्म को अपन ऑब्वियसली बोलेंगे DHU आर्म। DHU स्टैंड्स फॉर डाइहाइड्रोक्सी। डाइहाइड्रोक्सी मतलब 2 OH ग्रुप ऐड होना। किस पे ऐड होना 2 OH ग्रुप? तो यूरिडिन पे, डाइहाइड्रोक्सी यूरिडिन, DHU। ठीक है, ये है एक्स्ट्रा आर्म। इसका फंक्शन मैं जब MSc में था तब तक तो डिस्कवर नहीं हुआ था, और मेरे पास जीन्स 9 नाम की किताब है, उसमें भी एक्स्ट्रा आर्म का फंक्शन डिस्कवर नहीं है। हाइपोथेसिस है कुछ, लेकिन पक्का नहीं पता है, एक्सपेरिमेंटली प्रूवन नहीं है, ऐसा बोला गया है। अभी मार्केट में शायद जीन्स 12 भी आ गया है, उसमें कुछ नया रिसर्च हुआ होगा, वो ऐड हुआ होगा, तो आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, लेकिन ये इतना बड़ा रिसर्च हो जाएगा एक्स्ट्रा आर्म का फंक्शन कि कहीं ना कहीं से रिसर्च पेपर वगैरह दिख ही जाएगा। जहाँ तक मुझे पता है एक्स्ट्रा आर्म का फंक्शन अब तक तो भी डिस्कवर नहीं हुआ है। एनसीईआरटी में रहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, एनसीईआरटी का तो टेंशन नहीं मतलब। ठीक है, तो ये क्यों रहता है पता नहीं। इसमें भी ऑब्वियसली न्यूक्लियोटाइड्स है, लेकिन उन्होंने एक दूसरे के साथ प्रॉपर नाइट्रोजन बेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं किया है। इसको क्या बोलेंगे? इसको ये बोलेंगे, क्या ये सीसाइटी? सीसाइटी है क्या? सोसाइटी। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ऐसा टीआरएनए है ना, ये समझ में आ रहा है ना ऐसा क्यों बनता है? क्योंकि यहां पर बाकी जगह पर जहां पर ऐसा पैरेलल है बराबर, वहां पर उन्होंने बेस पेयरिंग किया है। यहां पर जो बेसिस है उनका सीक्वेंस ऐसा है कि वो एक दूसरे के साथ बेस पेयरिंग नहीं कर पा रहे, इसलिए ये पोर्शन ऐसा लटक गया है। ठीक है, इतना पोर्शन तो एक दूसरे के ऊपर कॉइल हो गया, ऐसी रस्सी है बड़ी सी, ये पोर्शन के साथ कॉइल हो गया, तो ये पोर्शन जो है वो तो लटक जाएगा ना। देखो, ये इसके ऊपर ये कॉइल हो गया, लेकिन इनके बीच का ये जो बीच वाला पोर्शन है वो तो ऐसा लटक जाएगा, ऐसा लटक जाएगा बीच वाला पोर्शन, ये वाला, क्योंकि उसमें कोई कॉइल नहीं कर रहा है उसके साथ, तो बस ये वैसा लटका हुआ पोर्शन है, इसलिए लूप बन रहा है। ठीक है, तो मेरा मुद्दा ये है कि ऐसा टीआरएनए है, टीआरएनए के जो आखिरी 3 नाइट्रोजनस बेसिस है, न्यूक्लियोटाइड्स है, वो है ये। क्या है ये न्यूक्लियोटाइड्स? क्या सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स का?
अरे यार ये सब क्लास में, लाइव क्लास में करने को इतनी मजा आती है ना, ये वीडियो में मजा नहीं आती। क्लास में बोलने को मजा आती है, ऐसा पूछने का क्लास में कि ये क्या है, फिर बच्चे बोलते हैं ACC, फिर मैं बोलता हूँ कि डू क्या है, कन्वर्ट। अपन इसको 5 to 3 पढ़ रहे हैं। ये डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है क्या? नहीं है, ये सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है जो खुद के अराउंड कॉइल हुआ है ना। तो यहां से अपन इसके नाइट्रोजनस बेसिस पढ़ना शुरू करेंगे, ऐसा 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 ऐसा, और इसको अपन ACC नहीं पढ़ेंगे, इसको अपन CCA पढ़ेंगे। इसको अपन ACC नहीं पढ़ेंगे, इसको हम CCA पढ़ेंगे। वैसे इसको अपन C psi T नहीं पढ़ेंगे, इसको अपन T psi C पढ़ेंगे। तो ये T psi C लूप है और ये ऑब्वियसली T psi C आर्म है। क्यों? क्योंकि इसके लूप में T psi C रहता है। T मतलब थाइमिन। ये अजीब चीज है कि नहीं? RNA में थाइमिन नहीं रहता, RNA में थाइमिन नहीं रहता, कि 1000 बार बता चुका हूं तुमको, नहीं 1000 नहीं, 976 टाइम्स बताया है कि RNA में थाइमिन नहीं रहता, RNA में थाइमिन नहीं रहता। बायोमोलिक्यूल्स में बताया था 11th में, अभी भी बताया, लेकिन ये tRNA है ना, इसमें आ गया ना थाइमिन। तो अजीब चीज है कि नहीं, इसलिए इसको मेंशन करना जरूरी है। और ये जो साय है, ये साय क्या है? तो साय रिप्रेजेंट करता है सूडो यूरिडिन। ये भी यूरिडिन का मॉडिफाइड फॉर्म है, इसको साय से रिप्रेजेंट किया जाता है, सूडो यूरिडिन को। तो इसमें एक थाइमिन रहता है, फिर साय रहता है, फिर साइटोसिन रहता है, इसलिए इसको T psi C बोलते हैं। यहाँ पर रहता है ये सीक्वेंस, ये 3 न्यूक्लियोटाइड्स का, तो इसलिए इस लूप को T psi C लूप बोलते हैं, और इस आर्म को T psi C आर्म या T आर्म भी बोला जाता है। ठीक है, ये जो है ये है एंटीकोडॉन आर्म, और ये है एंटीकोडॉन लूप। ये है एंटीकोडॉन आर्म और ये है एंटीकोडॉन लूप। शायद नाम से तुमको समझ में आ गया होगा कि इसका काम क्या है। इधर तो अमीनो एसिड चिपकने वाला है, इसका काम क्या है ये तुमको शायद से समझ में आ गया होगा, है ना। tRNA में क्या होता है? तो tRNA में ये होता है कि इधर तो अमीनो एसिड चिपक गया, अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म पे, ठीक है। डाइहाइड्रोक्सी यूरिडिन वाले लूप का क्या काम है बताऊंगा। एक्स्ट्रा आर्म का फंक्शन डिस्कवर नहीं हुआ है। T psi C लूप का क्या काम है बताऊंगा, एक्स्ट्रा आर्म का फंक्शन डिस्कवर नहीं हुआ है। ये जो एंटीकोडॉन लूप है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। mRNA पे अगर होगा किसको लू, सर प्रोथमेश आला, तो सर, तो सबसे पहला सर, उसमें चारों सर को दिए हुए हैं, मतलब इधर अपने को यू पकड़ना पड़ेगा, यू कैग है ना, यू कैग दूसरा रो है, मतलब ये वाले यूसी 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 ऐसे है, बराबर है। और सर 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 सब सर ही है, तो यूसीए यूसीजी यूसीयू यूसीसी सभी सेरीन के लिए कोड करेंगे, है ना, बराबर है ना। तो चलो सेरीन का मैं कोडॉन ले लेता हूं। सपोज मैंने लिया यूसीयू, तो एमआरएनए पे जहां पर यूसीयू रहेगा अपने को प्रोटीन के चेन में वहां पर सेरीन लगाना है। अब बराबर सेरीन जिस टीआरएनए पे चिपका हुआ है वही टीआरएनए राइबोसोम के अंदर आता है, ऐसा कैसे होता है? तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता है, कोई भी टीआरएनए रैंडमली आता है ब्राउनियन मोशन से, लेकिन सिर्फ वो टीआरएनए जिसके एंटीकोडॉन पे AGA लिखा हुआ है वही वाला सिर्फ यहां पर बेस पेयरिंग कर पाएगा, वही वाला सिर्फ यहां पर बेस पेयरिंग कर पाएगा। तो इस टीआरएनए को अपन बोलेंगे सेरीन वाला टीआरएनए, इस टीआरएनए को हम बोलेंगे सेरीन वाला टीआरएनए। तो क्या होता है कि एवरी टाइप ऑफ
tRNA is same except for anticodon loop. Except for anticodon loop. समझ में आ रही है ना बात? The anticodon loop has sequence complementary to codons. समझ में आ रहा है? तो क्या होगा? डिफरेंट अमीनो एसिड्स will have tRNAs. बाकी सब सीक्वेंस सब tRNAs का सेम रहेगा, बस डिफरेंट एंटीकोडॉन्स. समझे क्या रे? हाँ, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम ये बोलोगे, नाउ वन मस्ट बिलीव. ये सब तुमको लिखना है नोट्स में, ऐसा वन मस्ट बिलीव वगैरह सब लिखना है. जब नीट की तैयारी करते रहोगे तब तुमको अगर कंफ्यूजन हुआ ट्रांसलेशन में तो ये नोट्स पढ़ोगे, मेरे एब्सेंस में भी तुम कर लोगे, समझ जाएगा सब कुछ. इसलिए ये सब ऐसा सिंपल इंग्लिश में, कॉन्वर्जेशन वाले इंग्लिश में लिखना पड़ता है. ये भविष्य को ध्यान में रखते हुए लिखा गया है, तुमको भी ऐसा ही लिखना है. वन मस्ट बिलीव दैट देयर मस्ट बी 61 टाइप्स ऑफ tRNAs. क्योंकि कोडॉन 61 टाइप्स के है ना. सर कोडॉन्स तो 64 है, कन्वर्ट दू क्या रे? 64 कोडॉन्स कैसे है? 64 प्रोबेबिलिटीज है. 64 प्रोबेबिलिटीज नहीं, क्या क्या रहता है वो? अरेंजमेंट्स है न्यूक्लियोटाइड्स की, जिसको अपन अरेंज कर सकते हैं अलग अलग तरीके से. 64 अलग अलग तरीके से तुम उसको अरेंज कर सकते हो, पर उसमें से 3 तो स्टॉप कोडॉन है. एक्चुअल कोडॉन्स 61 ही है. एक्चुअल कोडॉन्स 61 ही है. क्वेश्चन आ रहा है ना समझ में? मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है ना? किसी को भी लगेगा कि 61 टाइप्स ऑफ tRNAs रहेंगे, और 61 टाइप कैसे वो समझ गया आपने को, क्योंकि 3 तो स्टॉप कोडॉन है. एक्चुअल कोडॉन्स तो 61 ही है 64 में से, बराबर है ना? तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को भी ले लो रैंडमली, इसको ले लो थ्रियोनिन को. तो अब तुम क्या सोचोगे कि थ्रियोनिन को ये भी कोड कर सकता है, ये भी कोड कर सकता है, ये भी कोड कर सकता है, ये भी कोड कर सकता है. तो थ्रियोनिन के लिए 4 प्रकार के tRNA रहेंगे, बराबर है? एक प्रकार के tRNA में एंटीकोडॉन में UGA रहेगा, दूसरे में UGG रहेगा, तीसरे में UGU रहेगा, चौथे में UGC रहेगा. ऐसे 4 प्रकार के कोडॉन्स होंगे थ्रियोनिन के लिए. ऐसा तुम सोचोगे, ऑब्वियस है ऐसा सोचना, है ना? समझ में आ रहा है ना? तो ऐसा हर एक अमीनो एसिड के जितने भी कोडॉन्स है, हर किसी का कॉम्प्लीमेंट्री एक एक tRNA रहेगा, ऐसा तुम सोचोगे, बराबर है? वन विल थिंक, क्या एग्जाम्पल लिया था यार अपन ने, क्या था वो, अभी भूल गया मैं. छोड़ो, इसको ही ले लेता हूँ, सेरीन को ले लेता हूँ. कि फॉर एग्जाम्पल ये सब तुमको ऐसा का ऐसा नोट्स में लिखने का है. सेरीन हैज 4 कोडॉन्स, है ना? कौन से कोडॉन्स है सेरीन के? तो यूसी वाले, यूसीयू, यूसी, 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 यूकैग, यूकैग, 4 कोडॉन्स. सो इट विल हैव
4 tRNAs with, it will have 4 tRNAs with anticodons as UCU की जगह AGA, UCC की जगह AGG, UCA की जगह AGU और UCG की जगह AGC रिस्पेक्टिवली, है ना। तुमको लगेगा कि रिस्पेक्टिवली ऐसे 4 टाइप के टीआरएनएस सेरीन के लिए होंगे। बट नाउ कम्स वुबल हाइपोथेसिस। वुबल हाइपोथेसिस एक नंबर क्वेश्चन है अभी। हु गेव द वुबल हाइपोथेसिस? ऑप्शन ए जेम्स वाटसन, ऑप्शन बी एच वुबल, ऑप्शन सी फ्रांसिस क्रिक, ऑप्शन डी मैथ्यू एंड नीरेनबर्ग, है ना। ऑप्शन बी था एच वुबल। तो वुबल हाइपोथेसिस किसने दिया है? इसको दिया है फ्रांसिस क्रिक ने। एच वुबल ने नहीं दिया है। वुबल नाम का कोई साइंटिस्ट नहीं है। वुबल मतलब ऐसा 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 हिलते रहना, उसको बोलते हैं वुबलिंग। इंग्लिश वर्ड है वॉबल, तुम लोग वॉबल बोलते हो उसको। बहुत हवा रही अगर तो तुम बैडमिंटन खेल रहे हो तो तुम्हारा शटलकॉक क्या होगा? वॉबल होगा। या बहुत ऐसी स्प्लेंडर वगैरह उसको पजाया अगर हाईवे पे 98 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो वॉबल होने लगती है। दैट इज वॉबल, ऐसे ऐसे हिलना। ये क्या बोलता है वॉबल हाइपोथेसिस? दिस सेज दैट ओनली द फर्स्ट 2 nucleotides should show H bonding, hydrogen bonding. Only the first 2 nucleotides should show hydrogen bonding. तीसरे वाले में नहीं भी हुआ तो भी चलेगा। It is sufficient। मतलब कोडॉन है UCU, एंटी कोडॉन लूप आया, एंटी कोडॉन लूप पे है AGA, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, गजब। कोडॉन है UCC, सेम एंटी कोडॉन, सेम टीआरएनए आया AGA, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, नो हाइड्रोजन बॉन्ड। तीसरे वाले में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा तो वो उतना टाइटली अटैच नहीं होगा, थोड़ा वूबल होते रहेगा, बट इट इज स्टिल ओके, इट इज स्टिल ओके, नो प्रॉब्लम। पहले 2 बस इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं चलेगा कि इसमें हो गया, इसमें हो गया, इसमें नहीं हुआ, ऐसा नहीं चलेगा। इसमें हो गया, इसमें हो गया, इसमें नहीं हुआ, ऐसा नहीं चलेगा। सिर्फ तीसरे वाले को ही परमिशन है कि भाई तू नहीं भी मैच हुआ तो भी चलेगा, 2 लेकिन मैच होना जरूरी है। ठीक है, इस चीज को लाइटली मत लो। अगर तुम देखोगे तो ल्यूसिन को छोड़ दो, खैर ल्यूसिन के लिए तो इसके लिए अलग टीआरएनए रहेगा, इसके लिए अलग टीआरएनए रहेगा। सिमिलरली आर्जिनिन के लिए भी इन चारों के लिए अलग टीआरएनए रहेगा, इन दोनों के लिए अलग टीआरएनए रहेगा। लेकिन बाकी जो है ना, जो 4 कोडॉन्स एक ही अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं, उसमें टीआरएनए अपने को 4 प्रकार का रहने की जरूरत नहीं है। ये देखो पहले 2 हमेशा सेम है, इधर भी देखो पहले 2 हमेशा सेम है। हाँ, इधर अलग है लेकिन उसमें भी पहले 2 सेम है, UUA UUG। सिमिलरली सेरिन का भी, सॉरी आर्जिनिन का भी, ये चारों में देखो पहले 2 हमेशा सेम है, CG 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 CG। ये CG से अलग है लेकिन इसमें भी पहले 2 सेम है, AG AG है। तो जब भी मल्टीपल कोडॉन सेम अमीनो एसिड को कोड कर रहे होते हैं तो मैंने बताया ना इवोल्यूशन ने बहुत अच्छे से उसको प्लान करके कोडॉन्स असाइन किए हुए हैं, तो बराबर उनके पहले 2 न्यूक्लियोटाइड जो है वो हमेशा सेम रहते हैं। ठीक है, तो वुबल हाइपोथेसिस जिसको फ्रांसिस क्रिक ने दिया था, उस वुबल हाइपोथेसिस के कारण क्या होता है, तीसरा न्यूक्लियोटाइड जो है उसका इंपॉर्टेंस कम हो जाता है। ठीक है, पहले 2 न्यूक्लियोटाइड्स ही मैटर करते हैं। तो इसलिए क्या होगा, हेंस 61 टाइप्स ऑफ
tRNAs आर नॉट प्रेजेंट। तो फिर कितने प्रकार के tRNAs है, एग्जैक्ट नंबर मेरे को भी नहीं पता, पर मोर देन 20 टाइप्स है। टाइप्स मतलब बाकी सब तो सेम ही रहने वाला है ना, बस ये एंटीकोडॉन लूप अलग होने वाला है, बाकी सब तो सेम ही रहने वाला है। ठीक है, मोर देन 20 टाइप्स बट लेस देन 61। जैसे एक अमीनो एसिड के लिए अगर 4 कोडॉन्स है तो इवोल्यूशन इतना भी कंजूस नहीं है कि एक ही टीआरएनए को बोला कि तू भाई चारों कोडॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल रहे, लेकिन इतना खर्चिक भी नहीं है इवोल्यूशन कि चारों कोडॉन्स के लिए 4 अलग प्रकार के टीआरएनए बनाए। 4 कोडॉन्स अगर कोड कर रहे हैं एक अमीनो एसिड को तो 2 प्रकार के टीआरएनए रहेंगे, ऐसा कुछ। तो मोर देन 20 टाइप्स रहेंगे टीआरएनए, लेकिन लेस देन 61 रहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, एकदम क्लियर। कितना टाइम हो गया वीडियो को, हो गया है, अच्छा खासा समय हो गया है। ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ टीआरएनए मैं कल ही बता देता हूँ। ठीक है, अभी अपन रुकते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है। तो अपने को कोडॉन समझ गया और क्या क्या रिक्वायरमेंट है अपनी वो भी समझ गई। ठीक है ना, दिखाना रह गया, बस नोट्स दिखा देता हूँ। यह है पेज नंबर 1। यह है पेज नंबर 2। ये है पेज नंबर 3। ये है पेज नंबर 4। ठीक है, बहुत बड़ा वीडियो बन गया, तुरंत बंद करता हूँ। गुड बाय।